हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन प्रिपरेशन में आज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में लेकर आई हूं। ये सवाल एज इट इज भी अपकमिंग एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स जरूर पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैं आज आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दूंगी ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर होते रहें एंड एग्जामिनेशन में आप सभी आसानी से अच्छा स्कोर कर सकें। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूं, जो कि स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल एंड प्रीवियस एग्जामिनेशंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद बनाया गया है। इसमें डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस कवर तो हो ही जाएगा, साथ ही आप लोगों को हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि आपको ये पता लगता रहे कि जो आप पढ़ रहे हो उसमें से कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जिसमें हर एक यूनिट वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 से 3 बार ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। न्यू बैच हमारा अपकमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो एंड फ्री वीडियोस को देखने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कंटेंट पर जाते हो आपके सामने कुछ फ्री वीडियोस आ जाएंगी, मेरे सेपरेट कंप्लीट कोर्सेज आ जाएंगे, जिसके लिए जो कि एग्जाम के लिए काफी है। इसके बाहर से ना आपको कोई बुक लेने की जरूरत है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट के लिए पे करने की जरूरत है। इस कोर्स के बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है। लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चों ने सिर्फ इसी से पढ़ाई करके अपने एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे स्कोर से क्वालिफाई किया था। पीवाईक्यूज आप देख सकते हो, पीडीएफ एंड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं। इसमें आपके स्टेट के साथ साथ बाकी के स्टेट्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ताकि आप लोगों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी होती रहे। आप सभी स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए बस गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। एक्सटर्नल वैलिडिटी इन रिसर्च रेफर्स टू व्हाट? तो शोध में बाह्य वैधता का क्या तात्पर्य होता है? देखिए स्टूडेंट्स, रिसर्च के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला नाम जो है वो वैलिडिटी का आता है। वैलिडिटी बोलता है कि रिसर्च हमारा एक्यूरेट है या फिर नहीं। हमारे शोध का जो रिजल्ट आ रहा है वो अगर एक्यूरेसी उसकी चेक करनी है तो वैलिडिटी को इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 2 प्रकार मेजर होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। सो ऑप्शंस पर भी जाते हैं। द रिगर ऑफ द स्टडी, यानी कि कितनी कठोरता के साथ हम रिसर्च करते हैं, ये वैलिडिटी नहीं बताता है। द एक्यूरेसी ऑफ द प्रोसीजर, देखिए यहाँ पर वैलिडिटी एक्यूरेसी को तो जरूर बताता है, लेकिन प्रोसीजर की नहीं, फाइनल रिजल्ट की एक्यूरेसी ये बताता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। द रिलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम विद द रिसर्चर्स पर्सनल लाइफ, तो रिसर्च की पर्सनल लाइफ को कभी भी रिसर्च की स्टडी के दौरान इंक्लूड नहीं किया जाता, इस वजह से ये वाला ऑप्शन भी गलत है। एंड ऑप्शन 4 है द एक्सटेंट ऑफ जर्नलाइजेबिलिटी दैट द रिजल्ट प्रोवाइड, तो ये सही आंसर है। अब इसको भी मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ। देखिए, एक्सटर्नल वैलिडिटी का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोरोना की वैक्सीन। कोरोना की वैक्सीन में क्या हुआ, मान लीजिए कि हमारी देखिए पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है। अब हर एक पर्सन पर, हर एक बच्चे, बुजुर्ग, महिला, पुरुष, किसी पर तो उनको कोरोना का एक्सपेरिमेंट करना था। तो उन्होंने पूरी पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को उठाया, जैसे कुछ एज ग्रुप के लोगों को उठाया। उसके बाद उन्होंने जेंडर वाइज भी लोगों को एज अ सैंपल सेलेक्ट किया था, ठीक है। उसके बाद कुछ पेशेंट जैसे कि शुगर पेशेंट्स पर भी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल हुआ था। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी हमें बोलता है कि अगर आप पूरी पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को उठा कर उन पर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो, वो एक्सपेरिमेंट उन पर अगर बिल्कुल सही बैठता है और फिर उस एक्सपेरिमेंट को आप अगर पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई करते हो तो वो आपका एक्सटर्नल वैलिडिटी होता है। तो रिजल्ट जो हमारे पास आया है उसको जर्नलाइज ये करते हैं, ठीक है, कि अगर एक रिसर्च का रिजल्ट किसी पर्टिकुलर फील्ड में सही बैठ रहा है तो इसका मतलब है कि वो पूरी पॉपुलेशन पर सही बैठेगा। ये एक्सटर्नल वैलिडिटी कहती है। Which type of research encourages participants' perspective? सो कौन सा रिसर्च का वो एक तरीका होता है जो कि प्रतिभागी, जो कि रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके दृष्टिकोण को क्या करता है, एनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है। एथनोग्राफिक मेथड, हिस्टोरिकल रिसर्च, एग्जेजेटिक रिसर्च या फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी रिसर्च
के दौरान एक शोधकर्ता को प्रोत्साहित करने की बात आती है तो हमेशा हम उनके कल्चर के थ्रू कम्युनिकेट या रिसर्च करना शुरू करते हैं। एंड जब भी हम लोग कल्चरल रिसर्च या कल्चरल वैल्यूज की बात करते हैं तो हमेशा एथनोग्राफिक मेथड को ही रिसर्च में यूज किया जाता है। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये देखिए ये कैसा मेथड है जो कि एक पर्सन के कल्चरल सेटिंग पर फोकस रखता है। इनका मेजर गोल है कि वो प्रोड्यूस करें नैरेटिव अकाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कल्चर अगेंस्ट अ थियोरेटिकल बैकड्रॉप। The personalistic style of writing a research report are permissible in which of the following research? बहुत ही ज्यादा आसान और जरूरी प्रश्न है ये। इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से किस शोध में शोध रिपोर्ट लिखने की व्यक्तिगत शैली की अनुमति होती है। यानी कि अपने अकॉर्डिंग आप लोग रिसर्च रिपोर्ट लिख सकते हो, आपको यहाँ पर कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं दिए जाते। ऑप्शंस आर ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। अब ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च जो है ये हमें पूरी परमिशन देता है कि हम अपने अकॉर्डिंग रिसर्च रिपोर्ट लिखें। अब एक चलिए होमवर्क क्वेश्चन आपको देती हूँ, एग्जाम में आएगा, 100% आएगा कि ये जो ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च है, ठीक है, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च आपका क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आता है या फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आता है। इसके टिप्स और ट्रिक्स ऑलरेडी मैंने बताए हैं, बस आपने कमेंट करके आंसर देना है कि गुणात्मक है या मात्रात्मक है ये ग्राउंड थ्योरी रिसर्च। तो ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब देखिए यहाँ पर ए नहीं है तो हम इसको हटा देंगे ये दोनों ऑप्शंस को। अब देखते हैं बी से ही हमें आंसर मिल जाएगा। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं होता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है रिसर्च रिपोर्ट लिखने का, ठीक है। तो बी गलत है, जिस वजह से आपका ऑप्शन नंबर 1 भी गलत हो जाएगा एंड आप लोग सही आंसर पर पहुंच चुके हो। दैट इज ऑप्शन नंबर डी हियर इज द करेक्ट आंसर। A conceptual hypothesis is drawn from the implications of a what? So conceptual hypothesis क्या होता है? परिकल्पना करना। अगर हम संकल्पनात्मक परिकल्पना करते हैं तो इनमें से निहितार्थों को किन की तैयारी की जाती है? थ्योरी की तैयारी यहाँ पर की जाती है। सो सही आंसर ये है। What is the aim of educational research? सो शैक्षिक अनुसंधान के क्या उद्देश्य है? अब जो भी स्टूडेंट्स जैसे नेट जेआरएफ की आप लोग तैयारी कर रहे हो, सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आगे पीएचडी में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप एजुकेशनल रिसर्च कर रहे हो, तो क्या उसका उद्देश्य हो सकता है? आइडेंटिफाइंग मेजर प्रॉब्लम्स दैट नीड टू बी सॉल्व्ड, कुछ ऐसी प्रॉब्लम जिनका हल आपको ढूंढना है। सर्चिंग फॉर द न्यू फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अगला है आइडेंटिफाइंग द एम ऑफ एजुकेशन, की हम क्यों शिक्षा ले रहे हैं उसके उद्देश्य को जानना। आइडेंटिफाइंग द वैल्यूज दैट नीड टू बी इनकलकेटेड इन द प्यूपिल, कि उन लोगों की पहचान करना जिन्हें विद्यार्थियों में विकसित करने की आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर बहुत आसान है कि हम जिस फील्ड में रिसर्च करते हैं, जिस फील्ड में पीएचडी करते हैं, उस फील्ड में हमें क्या करना है? नए फैक्ट्स को ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मेरा कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है, मैं चाहती हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में मैं आगे रिसर्च करूं, तो उसमें मैं नए फैक्ट्स, नई थ्योरीज को डेवलप कर सकती हूँ जो कि आगे जाकर के बच्चों को बहुत ही ज्यादा मदद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।